बच्चों हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा छोटी छोटी बातें देखेंगे शुरू में और बाद में समझेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विशेष रूप से वो है हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे छोटी छोटी बातों से, है ना। तो अभी के लिए जो एक पॉइंट हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिएक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर इस चैप्टर में रिएक्शन दो टाइप का है। नॉर्मली अगर हम यहाँ पर बोल दें ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगला जो छोटा छोटा टॉपिक है इसमें, तो जैसे हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जो है दो टाइप के रिएक्शन हैं। एक को हम बोल देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरे को हम बोल देते हैं बी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा जो इस चैप्टर का इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक रहेगा, तो हम लोग जो है इस रिएक्शन की स्टडी करेंगे। यहाँ पर इस वाले रिएक्शन की स्टडी नहीं करेंगे और इसका नंबर भी बहुत कम ही है। मीन्स ये वाली रिएक्शन हमारी लाइफ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, हमारी बॉडी और जो फिजिकल है ना, हमारी जो बॉडी है और जो हमारा यू कैन से लिविंग इन्वायरमेंट है, लिविंग इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन है ना। तो लिविंग इन्वायरमेंट में ये वाला रिएक्शन है ना। लिविंग इन्वायरमेंट में, लिविंग इन्वायरमेंट है ना, लिविंग इन्वायरमेंट में वो एनिमल या प्लांट दोनों आता है, एनिमल या प्लांट। तो हमें पता है कि ये वाला रिएक्शन उसमें बहुत अधिक है। यहाँ पर हम कुछ मोटी मोटी बातें यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, तो दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दीज रिएक्शंस प्रोसीड, दीज रिएक्शंस proceed in single direction, in single direction, है ना। तो ये रिएक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर इसमें केवल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन only product formation takes place और ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो दीज रिएक्शंस प्रोसीड, दीज रिएक्शंस proceed in both direction, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में ये आगे बढ़ती हैं। और इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बनता रहता है ना। तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा एंड रिएक्टेंट दोनों का फॉर्मेशन इसमें होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अभी बच्चे सोचेंगे कि कैसे गुरुजी दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि क्या बनेगा।
क्या प्रोडक्ट बनेगा कि रिएक्टेंट बनेगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर, डिपेंड अपॉन कंडीशन, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, है ना। तो सिंगल डायरेक्शन और, है ना, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो है हम लोग ये वाला एरो लगा देते हैं, है ना। इसमें हम कौन सा एरो लगा देते हैं, ये सिंगल हेडेड एरो, और इसमें हम लोग ये वाला एरो यूज करते हैं, हाफ हेडेड एरो का यूज करते हैं, है ना। तो इसमें ये वाला एरो यूज किया जाता है और इसमें ये वाला एरो यूज किया जाता है। ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन का नोटेशन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। मोटी मोटी बातें यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे इरिवर्सिबल में भी बहुत से टाइप हैं, जैसे अगर हम बात कर लें आपसे, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी कई टाइप है ना। जैसे हम अगर कह दें कि इसमें जो ए है ना, तो ए है तो हम बोलेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें भी। तो आप सोचेंगे कि गुरुजी क्या डिफरेंस है इसमें, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें भी है। तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंस ये है, जैसे इसका एग्जांपल लिख दिया जाए CaO प्लस CO2, अगर ये ओपन वेसल में हो रहा है तो CaCO3, है ना, और ये कहाँ हो रहा है, खुले बर्तन में, ओपन वेसल में ये रिएक्शन करवाया जा रहा है। और यही रिएक्शन अगर क्लोज्ड वेसल में करवाया जाए, यही रिएक्शन अगर क्लोज्ड वेसल में करवाया जाए, तो ये जो है क्लोज्ड वेसल में अगर करवाया जाए तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, क्लोज्ड वेसल में, क्लोज्ड वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये रिएक्शन कहाँ होगी, ओपन वेसल में होगी, ओपन वेसल में। और ये वाली रिएक्शन हमारी कहाँ होगी, क्लोज्ड वेसल में होगी, क्लोज्ड वेसल में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें बेटा, तो आप समझें इन बातों को। दूसरा जो रिएक्शन हम इसमें बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओफो, तो ये जो है मिस्टेक हो गया बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। ये दोनों जगह हमको ये मिटाना होगा, ये गलती से लिख उठा। अगला हम लिख देंगे डिकम्पोजिशन। यहाँ एक चीज़ तो मिटाया जाना पड़ेगा, चाहे हम इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा दिया, आई एम वेरी सॉरी। तो ये है हमारे पास क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये वाला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास आ जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा बी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। यहाँ पर ये ओपन वेसल में हो रहा है, यहाँ पर ट्वाइस NH3 मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन,
H2+3 है ना, N2+3H2, N2+3H2 है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा। और जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये पढ़ा है आपने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे सिंपल सी बात है, हमने लिख दिया Zn+CuSO4। आपको पता है कि ये ZnSO4 बना लेगा और प्लस Cu निकल जाएगा। यहाँ पर एस्टरिफिकेशन है, यहाँ पर क्या है, एस्टरिफिकेशन है, ABC है ना। यहाँ पर कैसा रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना। ये रिवर्सिबल है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सभी बच्चे जानते हैं, CH3COOH प्लस CH3OH क्या बनाएगा ये, CH3COOH, CH3 प्लस H2O है ना। यहाँ पर जैसे रेडॉक्स रिएक्शन आता है बेटा बच्चों, यहाँ पर क्या रिएक्शन आता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ABCD रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, C+O2 CO2 है ना, C+O2 क्या बनाएगा ये, CO2, ये सब आपने पढ़ा है ना। Mg+O क्या बनाएगा, MgO, ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिसिस है, ठीक। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या मामला होगा, कुछ ऐसी रिएक्शन जो है तो वो बनाएगी है ना। जैसे हाइड्रोलिसिस में आपका NH4Cl प्लस HOH, तो ये क्या बनने वाला है ना, HOH, तो ये NH4OH प्लस HCl कुछ ऐसा बनने वाला है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें भी ये छोटी छोटी बातें, उद्देश्य ये था कि हाई स्कूल से आपको कनेक्ट किया जाए इस रिएक्शंस के माध्यम से है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप देख सकते हैं। बच्चों यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वहां भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे ये है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर भी है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल है इसका HCl प्लस NaOH जो आप लिखते आए हैं, क्या बना लेगा ये NaCl प्लस H2O। यहाँ पर भी मामला कुछ ऐसा ही है, जैसे हमने ले लिया CH3COOH प्लस KOH, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COOK प्लस
HOH मीन्स H2O, है ना। तो यहाँ पर जो है एसिड और बेस का रिएक्शन यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से जो है हाई स्कूल से बच्चों हमने आपको कनेक्ट किया। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप कुछ ऐसी मोटी मोटी बातें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हम लोगों ने समझा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, राइट। तो बच्चों इसको मिटा दिया जाए और हम लोग जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझेंगे। आइए हम लोग फटाफट देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पर ये बोलना बेटर होगा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, है ना, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। ये रिएक्शंस आप देख लें। चलिए मिटा दिया जाए इसको, ओके। तो ये याद रखिएगा कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी वो क्लोज्ड वेसल में ही होंगी, ये याद रखने वाली बात है। रिवर्सिबल में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बनेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। और ये जो है ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, है ना। इसमें एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी। और एक जो बड़ा डिफरेंस है कि इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव नहीं करती है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस, यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, लिखना भी चाहिए दोनों में। वो पॉइंट मैं ऐसे बोल ही दे रहा हूँ। इरिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट, और इस तरफ आपको लिखना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शंस अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। रिएक्शन शुरू होने के कुछ समय बाद वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड जो है इक्विलिब्रियम के लिए बहुत सारे वर्ड यूज किए जाएंगे। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम, है ना, तो ये सारे वर्ड आप सुनेंगे इसके रिस्पेक्ट में। इक्विलिब्रियम, तो है ना टाइप्स, कहीं ना कहीं कितना टाइप आप यहाँ पर वर्ड सुनेंगे तो वो चीज़ हम देख लें। जैसे हम लोग जो है इसमें बहुत सारे वर्ड सुनेंगे, है ना। जैसे हम अगर बात करें तो हम लोग सुनेंगे इसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम लोगों ने किस में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा कि तीन इक्विलिब्रियम एक साथ यहाँ आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम
केमिकल इक्विलिब्रियम और फिर थर्मल इक्विलिब्रियम। हम ऐसा बोलते हैं कि अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ आ जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। यहाँ पर एक वर्ड आप सुनेंगे, बहुत सारे वर्ड जो काम में आपके आएंगे। तो अभी का जो टॉपिक हमारा मेन रूप से रहेगा तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हम आगे बढ़ाएंगे अभी। लेकिन कुछ वर्ड जो आप सुनेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कुछ इस प्रकार से है, जैसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मीन्स जो सडन चेंज ना हो, थोड़े से परिवर्तन के बाद जिसमें कोई चेंज ना डेवलप हो, है ना, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना। आफ्टर वेरी स्मॉल चेंज देयर इज नो चेंज, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर वेरी स्मॉल चेंज, आफ्टर वेरी स्मॉल चेंज, तो इस पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, नो इफेक्ट। इस इक्विलिब्रियम पर अगर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो तो हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। हम जो है यू कैन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा, है ना, आफ्टर वेरी स्मॉल चेंज, आफ्टर वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, अगर इसमें बहुत थोड़ा भी चेंज हो तो इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाए, है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जैसे हम बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि इसमें जो हम लोग बात कर लेते हैं, ये H2O लिक्विड है, तो ये लिक्विड से जो है यू कैन से लिक्विड से H2O हम इसको वेपर में ले लेते हैं। वेपर से ये कहाँ पर यू कैन से वेपर से ये कहाँ पर लिक्विड में H2O लिक्विड, और ये लिक्विड से किस में, आइस में, है ना। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है ना। तो जैसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ये सब भी वर्ड हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, या जो है आप ये वर्ड सुनेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड इसलिए लिखे जा रहे हैं कि ये एक बड़ा कंसेप्ट है ना, एक चैप्टर ही है। इक्विलिब्रियम नाम से क्या है, एक चैप्टर ही है। और यहाँ पर जो है ये सारे वर्ड आप यहाँ पर सुनेंगे, इसका वन वर्ड मीनिंग हम सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पर यू कैन से नेचुरल इक्विलिब्रियम, आर्टिफिशियल इक्विलिब्रियम, तो ऐसे भी वर्ड आप सुनेंगे, नेचुरल इक्विलिब्रियम, आर्टिफिशियल इक्विलिब्रियम, नेचुरल इक्विलिब्रियम और आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ ऐसे वर्ड आप सुनेंगे। अब यहाँ जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे, तो वो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को यहाँ पर समझना चाहेंगे, और फिर हम लोग समझना चाहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो ये सारे वर्ड आप ऐसे चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे
तो वैसे इस इन सभी वर्ड की फीलिंग और अधिक आपको आएगी, और ये सभी वर्ड और अच्छे से फील होंगे। और ये यहाँ पर लिख क्यों गुरुजी आपने लिख दिया, नहीं बताना था अभी, तो अभी इसलिए लिख दिया कि आपको इस वर्ड का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि ये वास्तव में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम शुरू कर चुके हैं। तो ये सारे वर्ड उसमें इंक्लूडेड हैं, है ना। तो चलिए हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, है ना। तो इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो हम लोग जिसको अभी डिटेल में बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें और कुछ पॉइंट में मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये बात आपको समझना है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझा दूंगा। जो याद करने वाले पॉइंट हैं तो इनको जो है आपको कुछ पॉइंट में बता दिया जाएगा। और जैसा कि चैप्टर ही दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम, तो हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। हमारी जो हेडिंग है तो हेडिंग आप ले लें, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या मामला आगे बढ़ेगा हमारा, कैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे, है ना। तो पहली चीज तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो हमें इसमें क्या क्या समझ लेना है, तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो ए रिएक्शन, ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। ए रिएक्शन, ए रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, है ना। कंसंट इन रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज। सिंपल भाषा में, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इफ concentration does not change with time, concentration of reactant or product do not change with time, then we can say reaction has achieved chemical equilibrium। तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं। तो in a reversible reaction, in any reversible reaction if concentration of a reactant and product, concentration of reactant and product does not change with time, then we can say that reaction has achieved, then we can say that reaction has achieved chemical equilibrium, reaction has achieved chemical equilibrium or equilibrium state, chemical equilibrium or
इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, इक्विलिब्रियम इज कंडीशन ऑफ स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट वी कैन से कंडीशन ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट is condition of reaction, condition of reaction है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। अब अगर कोई रिएक्शन, मोटी मोटी बातें यहाँ पर, जैसे कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लेते हैं कोई हम जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, है ना, या चलिए मेन रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया N2 + 3H2 है ना, ट्वाइस NH3 + E है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है। अब अगर हम ये कहें कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर गई है, तो इसकी क्या मीनिंग है? अगर हम ये कहें कि दिस रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम, इट मीन्स, अगर हम ये कहें कि दिस रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम, this reaction has achieved equilibrium state, equilibrium state। तो इसकी क्या मीनिंग है, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है, इसकी कंडीशन ये है, जैसा हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा, इक्विलिब्रियम स्टेट इज कंडीशन ऑफ रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर गई है, तो इसकी क्या मीनिंग है? तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में ये बात चलेगी कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? तो यहां पर आप समझ लें, ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो इस तरफ वाला साइन है, तो ये शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये वाला साइन जो है वो शो कर रहा है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन को, है ना। ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। अगर इस तरफ रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर इस तरफ रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर गई तो उसकी एक मीनिंग ये है कि ये सारी कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। यहां पर दूसरी बात ये हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हम जो है पीछे साथ ही साथ में, हालांकि हम जो है
साथ ही साथ में थर्मोडायनेमिक्स की भी स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी अगली कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाने के बाद उस रिएक्शन के लिए, है ना, इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाने के बाद इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो चुकी है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाने के बाद डेल्टा यस की वैल्यू 0 हो चुकी है। हमने बताया क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट इज ए कंडीशन ऑफ रिएक्शन, यानी अगर इक्विलिब्रियम स्टेट मिल गई तो ये सारी कंडीशन उसमें फटाफट अप्लाई हो जा रही। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 5, ये सारी कंडीशन इसमें लग गई है। ये सारी कंडीशन इसमें लग चुकी है। आप बिल्कुल आराम से समझें और देखें। अगर हमसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी है, तो इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग ये है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर गई है भैया, तो फिर ये पांचों कंडीशन उस पर लग चुकी है, यानी उस रिएक्शन के लिए ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं। और इस रिएक्शन के लिए कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है। इस रिएक्शन के लिए कोई ना कोई क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है जिसको हम के इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए कोई ना कोई उसका क्या है, उस रिएक्शन का इसके लिए कोई ना कोई क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी है। आइए और समझते हैं हम लोग आगे। हम लोग जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि जो है आगे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, है ना, उसमें तो ये चीजें बताई भी जाएगी, मीन्स वहां भी रिपीट होगा। अभी आप मोटे तौर पर ये समझें कि इस N2 और H2 का जो कंसंट्रेशन समय के साथ बदल रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है ना। अब कुछ पॉइंट जो है इस प्रकार से आप समझेंगे। तो यहां जैसे N2 का कंसंट्रेशन क्या है तो ब्रैकेट में हम N2 लिख देंगे, H2 का कंसंट्रेशन क्या है तो ब्रैकेट में हम H2 लिख देंगे, है ना। तो जो कंसंट्रेशन चेंज है N2 और H2 का, या यहां पर NH3 का जो कंसंट्रेशन चेंज है ना, तो ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अभी मोटे तौर पर आप समझ लें कि मान लीजिए इसका ये हमने शुरू में 2 मोल पर लीटर लिया है ना, और हर मिनट इसमें 0.5 मोल कन्वर्ट हो रहा है ये, तो हम क्या कहेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा जानना यहाँ जरूरी हो जाता है। तो चलिए बहुत छोटे से पॉइंट में हम रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। जैसे डिफिनीशन क्या दी गई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। तो अगर इसको हम लिख दें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of rate of change of concentration of
रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट OR प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट विथ टाइम, विथ टाइम, विथ टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिख दिया जाए, अब ऐसे ही लिखा जाता है तो आप भी ऐसे लिखने की आदत डालिए। इज नोन एज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मल सी बात है कि हम कोई भी रिएक्शन की बात करें मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन N2 है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन N2 है ना। तो N2 का जो कंसंट्रेशन का जो चेंज है ना, डेल्टा N2 है ना, रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑफ N2, ये डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इसमें फॉरवर्ड रेट मींस है ना, फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट, बैकवर्ड रेट। तो N2 का चेंज और H2 का चेंज क्या बताता है, फॉरवर्ड रेट बताता है। NH3 का चेंज बैकवर्ड रेट बताता है ना। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आने पर दोनों बराबर होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन OR, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तभी जाएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और यही क्या है, दिस विल इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल्टा T। डेल्टा T समय है, ये T क्या है, टाइम है ना, ये T क्या है, टाइम है, टाइम चेंज, टाइम चेंज है, कितने समय में कितना N2 का कंसंट्रेशन ये गया है ना। जैसे हम ये वाला पॉइंट जो है आप समझें, अब यहीं पर हम बैकवर्ड रेट, इसको जो है बैकवर्ड रेट उसकी बात है यहाँ पर। और जैसे ये वाला पॉइंट आप समझे यहाँ से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पर अमोनिया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो अमोनिया है मीन्स कंसंट्रेशन चेंज है ना, ये डेल्टा का मतलब चेंज NH3, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NH3, तो ये अपान डेल्टा T, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन या बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रेट, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैकवर्ड रेट। तो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी है ना, तो यहां से इसके लिए इस प्रकार से लिखा जा सकता है, रेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से सिंपल सी बात है कि हम अब आपको ये भी समझाएंगे है ना, यहां पर हम ये भी समझाएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन यानी RF, यहां से हम आपको ये भी समझाएंगे कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स RF इज इक्वल टू KF concentration of N2 डिवाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2
है ना। और ये यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा, तो यहाँ से ये जो है यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है। और अगर हम यहाँ पर बैकवर्ड रेट आरबी की बात करें तो ये हो जाएगा केबी और कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2। अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगी, ये सारी कंडीशन जब उसमें लग जाएगी, एट इक्विलिब्रियम थोड़े समय रिएक्शन ये चलेगी, फिर रिएक्शन क्या करेगी, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी। एट इक्विलिब्रियम पर क्या होने वाला है, ये आर्या फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा कि KF कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3 इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट NH3 पावर 2। यहां से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, KF अपान KB इज इक्वल टू NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड पावर 3। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। अब यहां पर इसके लिए बहुत सारी चीजें यूज की जाएंगी। इसके लिए हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, KP यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, KC यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, KA यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, KB यूज करेंगे, है ना। तो ये है हमारे पास क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मोटी मोटी बात क्या आई कि के इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या समझ में आ रहा है हमको, कि के इक्विलिब्रियम हमें ये समझ में आ रहा है बच्चों, के इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमें समझ में क्या आ रहा है, तो ये पॉइंट आपको जानना चाहिए कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपान रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इन दोनों का फुल फॉर्म चलिए मैं लिख दे रहा हूं, वैसे सभी बच्चे जानते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये सब हम लोग जो है ना समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इसे क्लियरली। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने यहां पर देखा कि इसके ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये के इक्विलिब्रियम केवल ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता, है ना। तो के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करेगी, केवल टेम्परेचर पर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली, है ना। तो डिपेंड वैल्यू है ना इसकी, के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी,
डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इसकी जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड नहीं करेगी, इसकी जो वैल्यू है वो कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करेगी, नॉट डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पर ये डिपेंड नहीं करेगी। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना। इसकी जो वैल्यू है नॉट डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड अपॉन द concentration of reactant or प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, है ना। एक निश्चित समय के बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी, उस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें उस रिएक्शन का मिलेगा, है ना। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज द कैरेक्टरिस्टिक, is the characteristic of K equilibrium is the characteristic of reversible reaction, रिवर्सिबल रिएक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक है के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके बच्चों, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, नॉट स्टैटिक। केमिकल इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium is a dynamic concept, dynamic concept, not static, not static, not static concept, not static means फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन चलती रहती है। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इसकी मीनिंग क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन proceed simultaneously, proceed simultaneously। ये दोनों एक साथ चलती रहती है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोग जानेंगे भी, समझेंगे और धीरे धीरे पढ़ने के साथ साथ आपको इन चीजों की और अधिक फील आएगी, है ना। तो बच्चों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट।